हेलो गाइड्स, आज हम पढ़ेंगे अपना एमपी बोर्ड का बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर यानी कि थर्ड चैप्टर। हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यवसायिक वातावरण। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यवसायिक वातावरण से आप क्या समझते हैं? इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल फोर्सेस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ईटीसी। बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि व्यवसायिक वातावरण में वो सब चीज़ों को हम शामिल करते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, फिर हमारे बिजनेस को प्रभावित करती हैं। इकोनॉमिक मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, सोशल मतलब होता है सामाजिक वातावरण, पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक वातावरण, और टेक्नोलॉजिकल मतलब होता है तकनीकी वातावरण। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस को अफेक्ट डालती हैं या फिर अफेक्ट करती हैं। एंड इंस्टीट्यूशन विच आर एक्सटर्नल to and beyond of the control of the individual business undertaking and their management। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो बिजनेस के बाहर की होती हैं और वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। तो हम उन चीज़ों को भी बिजनेस में एनवायरनमेंट में शामिल करते हैं जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिन पे हमारा कोई बस नहीं चलता है। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जो व्यवसायिक वातावरण होता है या तो इसकी हमें विशेषताएं बतानी है, या फिर इसका महत्व, या फिर इसके लाभ। तो इसका तीनों का जो आंसर है वो सेम है। आंसर नंबर सेकंड में, मार्केट कंडीशन एंड सिचुएशन। बाजार की जो स्थिति होती है या फिर जो बाजार की कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, वो भी हमारे बिजनेस की विशेषताओं में शामिल किया जाता है। बिजनेस मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। बिजनेस काफी कुछ डिपेंड करता है मार्केट के स्ट्रक्चर पर, एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन द मार्केट, दिस इंफॉर्मेशन, कंडीशन और प्रोवाइडेड। तो हमारा जो बिजनेस है वो कई हद तक मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है उससे अफेक्ट होता है। बेटर परफॉर्मेंस, हमारे व्यवसायिक वातावरण की जो दूसरी विशेषता है वो है बेटर परफॉर्मेंस। प्रॉपर अंडरटेकिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नेसेसरी टू टेक टाइमली। हमारे बिजनेस के जो बाहर के वातावरण के जो तत्व होते हैं उनको हमें समय समय पर नजर रखना है और उनको हमें सही टाइम पर उनको ट्रीट करना है। एक्शन टू डील विद द थ्रेट्स एंड अवेल अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस में जो मौके होते हैं वो कभी कभी आते हैं, तो हमें सही टाइम पर सही मौके का फायदा उठाना है। तो ये भी हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट में आता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। हम जो माल बना रहे हैं उसमें हमें तकनीकी सुधार करना है। हम जो माल बना रहे हैं उसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है, हमें अपनी टेक्निक में चेंजेस करते रहना है, हमें अपने प्रोडक्ट में और अच्छा इम्प्रूवमेंट करना है, हमें नई डिजाइन, नए पैटर्न या फिर साइंटिफिक तरीके से माल बनाना है। तो जितना ज़्यादा हमारे माल में या प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजिकल या टेक्निक होगी उतना ही ज़्यादा हमारा माल बिकेगा। तो ये सब चीज़ें बिजनेस के एनवायरनमेंट में आती हैं। नेक्स्ट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगर हमें अपने बिजनेस को मार्केट में बनाए रखना है, सर्वाइव करना है, और अगर हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है या फिर हमें अपने बिजनेस की ग्रोथ करना है, तो हमें बिजनेस के एनवायरनमेंट पे फोकस करना होगा। हेल्पफुल इन प्लानिंग। नेक्स्ट हमारा, बिजनेस एनवायरनमेंट प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन द इफेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान। हमें बिजनेस के लिए सही प्लानिंग करनी है, तो ये भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है, ये भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की विशेषता है। जितनी ज़्यादा हम बिजनेस के लिए अच्छी प्लानिंग करेंगे उतना ही हमारा जो बिजनेस है वो अफेक्ट होगा, हमारा बिजनेस उतना ही बढ़ेगा, हमारे बिजनेस की उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा। राइट द डायमेंशनल ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यवसायिक वातावरण के हमें डायमेंशन बताने हैं। डायमेंशन मतलब होता है बिजनेस के एनवायरनमेंट को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हम बिजनेस के एनवायरनमेंट को दो भागों में बांट सकते हैं। एक इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब होता है बिजनेस के आंतरिक मामले, और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसमें बाहर बिजनेस के बाहरी एनवायरनमेंट यानी कि बाहरी वातावरण को शामिल किया जाता है। तो ऐसी चीजें जो बिजनेस के अंदर की होती हैं, अंदर के मैटर जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बाहर बिजनेस के बाहर के मैटर जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द एनवायरनमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये सब बिजनेस के अंदर के वातावरण में आते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस के जो अंदर के मामले या मैटर हैं उनको बिजनेस का जो मालिक है वो कंट्रोल भी कर सकता है। कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सब बिजनेस के अंदर के वातावरण की चीजें हैं। पहला है पॉलिसी, रूल्स एंड प्लान ऑफ द बिजनेस।
हमारे बिजनेस में जो हम नीतियां बनाते हैं, जो हम नियम बनाते हैं और हम बिजनेस के लिए जो प्लान बना रहे हैं, उनको बिजनेस का मालिक बनाता है और मालिक का इन पे पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस, हमने बिजनेस क्यों खोला है, हमारे बिजनेस का क्या एम यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो हमने इस चीज पर भी फोकस करना है। तीसरा है प्रोडक्शन पैटर्न ऑफ बिजनेस, हमारा माल बनाने का तरीका क्या होगा, हम माल जब बनाएंगे तो हमारे माल बनाने की टेक्निक या पैटर्न क्या होगा, तो ये भी बिजनेस के अंदर का मामला है और बिजनेस का मालिक इसको भी चेंज अपने सिचुएशन के हिसाब से कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो हमें रिसोर्सेस कम चाहिए और अगर हमारा बिजनेस बड़ा है तो हमें रिसोर्सेस ज़्यादा चाहिए, तो ये भी बिजनेस के अंदर का ही मैटर है। सोर्सेस एंड रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में कहाँ कहाँ से लेबर, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, मशीन कहाँ से आएंगी, तो ये सब चीज बिजनेस के अंदर के मामले में आता है। लेबर पॉलिसी ऑफ बिजनेस ईटीसी, बिजनेस में जो लेबर या वर्कर्स आ रहे हैं काम करने के लिए, बिजनेस का मालिक ये सोचता है किस लेबर को हमें कितनी सैलरी देनी है, तो ये सब चीजें लेबरों को फंड वगैरह देना है या नहीं देना है, तो ये सब बिजनेस के अंदर के मामले में आता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। External environment include micro environment and micro environment. Micro environment comprise the following factor. बिजनेस के जो बाहरी वातावरण है उसमें हम माइक्रो इन्वायरमेंट कह सकते हैं और बिजनेस के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें वो सब चीजें आती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बिजनेस में जो कस्टमर होते हैं वो बाहर के आदमी होते हैं, सप्लायर्स जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, कंपटीटर जिनसे हमें कंपटीशन करना है, पब्लिक मार्केटिंग, गवर्नमेंट वगैरह जिनको हम टैक्स वगैरह देते हैं, मार्केटिंग चैनल, हमें अपना माल की मार्केटिंग कैसे करवानी है, माल का एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन वगैरह कैसे करवाना है, और इंटरमीडिएरीज मतलब होता है ब्रोकर्स जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो ये सब बिजनेस के बाहर के आदमी होते हैं, इनसे भी हमें कॉन्टेक्ट बना करके रखना है, ये सब आदमी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट में ये चीजें आती हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब जैसे सरकार ने या गवर्नमेंट ने 5% कपड़े पर टैक्स बढ़ा दिया, जब कपड़े पे 5% टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो सीधी सी बात है कपड़ा महंगा हो जाएगा, तो इस तरह से भी ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा और ये हमारे बिजनेस के बाहर का मैटर है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। या फिर जैसे नोटबंदी या जीएसटी आई थी तो इस पर बिजनेस का मालिक है उसका कोई भी जोर नहीं चलता है, ये सब बिजनेस के बाहर के मामले हैं। नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो ऐसे मैटर हैं जो पैसे से रिलेटेड नहीं है वो भी हमारे बिजनेस के बाहर के मैटर होते हैं और इनको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नीड्स और ऑब्जेक्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नई आर्थिक नीति, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी या फिर इसके क्या उद्देश्य हमें ये पढ़ना है। टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें अपना आर्थिक विकास करना था इसलिए हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत पड़ी है। टू एडजस्ट द प्रीवियस प्रॉफिट, हमारा जो प्रॉफिट है वो ठीक तरह से इंक्रीज नहीं हो रहा था या जिस रेशियो में इंक्रीज नहीं हो रहा था, हमें अपने प्रॉफिट की जो स्पीड है उसको बढ़ाना था, इसलिए हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया। टू इम्प्रूव द क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, हमारे पास जो गुड्स है हमें उसको इम्प्रूव करना है, हमें अपने जो गुड्स है उसकी क्वालिटी को सुधारना है, इसलिए भी हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया है। नेक्स्ट है टू यूटिलाइज द यूनिवर्सल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें आर्थिक विकास करना है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, हम इन सब चीजों को जिन जिन चीजों को हम यूटिलाइज करते हैं हमें उनका भी डेवलपमेंट करना है और ये सब चीजें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से ही हो सकती है। टू डेवलप ए मार्केट फॉर प्रोडक्ट, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए हमें मार्केट क्रिएट करना पड़ता है, हमें मार्केट का डेवलप करना पड़ता है, हमें मार्केट को बढ़ाना है, हमें लोगों की डिमांड को बढ़ाना है, तो ये सब चीजें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से ही हो सकती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन, राइट इट्स मेजर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब होता है थोड़ा सा नरम नीति अपनाना, थोड़ा सा पोलाइटनेस,
व्हाट डू यू मीन बाय लिबराइजेशन? लिबराइजेशन का मतलब ये होता है कि 1991 से पहले हमारी जो गवर्नमेंट थी, सरकार जो थी, उसने बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी थी बिजनेस पर। तो वो सारे की सारे जो रिस्ट्रिक्शन है, जो रोक टोक है, सरकार ने उसमें काफी नरमी दिखाई। सरकार ने समुद्री रास्ते खोल दिए, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंट्री इंडिया में आ सकती हैं और इंडिया की कंट्री बाहर जा सकती हैं। सरकार ने जो टैक्स की रेट थी वो कम कर दी। सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइसेंस दिया बिजनेस करने का। तो इसी सब चीज को हम लिबराइजेशन यानी कि उदारीकरण कहते हैं। इट मीन्स रिमूविंग अननेसेसरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। हमारे बिजनेस में जो भी पाबंदियां वगैरह थी, फालतू के जो रोक टोक थे, सरकार ने उसमें कुछ कमी की है। लिबराइजेशन अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू रन इवन दोस इंडस्ट्रीज विच आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को काफी बढ़ावा दिया। रिलैक्सेशन द रिस्ट्रिक्शन एंड रेगुलेशन इम्पोज्ड ऑन इट। सरकार ने काफी छूट दी है। सरकार ने जो रोक टोक या जो पाबंदियां थी उसको काफी हद तक कम किया। मेजर्स ऑफ लिबराइजेशन आर एज फॉलो। लिबराइजेशन में क्या किया गया? एग्जम्पशन फ्रॉम लाइसेंस। सरकार ने ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अपने हाथ से छोड़ दिए और सरकार ने ये बोला कि अगर आपको छोटे मोटे बिजनेस शुरू करना है तो आपको लाइसेंस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सरकार ने अपने पास 4 या 5 बिजनेस रखे, बाकी सबको लाइसेंस से फ्री कर दिया। नेक्स्ट है कंसेशन फ्रॉम MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड प्रैक्टिस। सरकार ने MRTP जो एक्ट था, जो कानून था, उसमें काफी फेरबदल किया या फिर उसमें काफी छूट दी सरकार ने। इंक्रीज इन प्रोडक्शन। लिबराइजेशन से क्या हुआ? सरकार ने जब टैक्स की रेट कम कर दी तो हमारे इंडिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनको माल बनाने के लिए काफी सुविधा मिल गई और उन्होंने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, क्योंकि माल बनाना और माल बेचना काफी आसान हो गया था, क्योंकि टैक्स हमें कम से कम देना पड़ता था। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन। जब सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई तो सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को छूट और आजादी दी। आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बना सकते हो और कितना भी मार्केट में माल बना करके आप विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। बाइंग फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ओपन मार्केट। अब हम अपना माल विदेश में आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और विदेश से हम आराम से विदेशी माल इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सरकार ने इसके लिए भी जो समुद्री रास्ते हैं वो खोल दिए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन? आप निजीकरण से क्या समझते हैं? राइट इट्स मेजर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमें इसके उद्देश्य भी बताने हैं। प्राइवेटाइजेशन refers to that process by which the participation of state and public sector in economic activities introduced. The main aim of privatization is to allow the private sector to run and manage the industries and to minimize the reservation made for the public sector. तो निजीकरण का मतलब ये होता है जिसमें सरकार या गवर्नमेंट का या स्टेट का इंटरफेयर कम होगा। सरकार ने ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट को प्राइवेट में कन्वर्ट करने का सोचा। सरकार ने ज्यादा से ज्यादा जो रिजर्वेशन वगैरह है वो गवर्नमेंट के हटा करके उसको प्राइवेट में करने का या प्राइवेट में बदलने की कोशिश की। इसी को हम निजीकरण कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? आप वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? राइट द फैक्टर अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। पुराने टाइम पर हम लोग गांव में यानी कि विलेज में जब रहते थे तो गांव में ही लोग आपस में गुड्स को गुड्स से बदल लेते थे, उसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। लेकिन धीरे धीरे आज पूरा जो वर्ल्ड है वो एक छोटा सा ग्लोब बन गया है। आज हम कई कंट्रियों को माल एक्सपोर्ट भी करते हैं और कई कंट्रियों से माल इंपोर्ट भी करते हैं। तो इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब पूरी दुनिया एक छोटा सा मार्केट बन गई है। आज हम कई कंट्रियों को माल खरीदते और बेचते हैं। Globalization refers to free interaction among economy of the old world in the field of trade, finance, production, technology and investment. तो ग्लोबलाइजेशन में आज पूरे संसार एक हो गया है। आज हम पूरे संसार के साथ ट्रेड यानी कि बिजनेस कर सकते हैं, पैसे का लेन देन भी करते हैं। हम किसी भी देश में अपनी जाकर कंपनी वगैरह खोल सकते हैं और माल बना करके बेच सकते हैं। हमारे देश में जो माल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है वो हम विदेशों से मंगा सकते हैं और विदेश में
हम अपना माल आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम कितना भी पैसा आज किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस या फिर अपना सेटअप तैयार कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। सरकार की जो नीति थी वो बदल गई, तो उससे बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ा या क्या इफेक्ट पड़ा है वो हमें बताना है। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज आर एज फॉलो। सरकार ने जो नई नीति अपनाई थी उससे बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ा है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट्स हैव क्लोज्ड डाउन ड्यू टू लिबरलाइजेशन इंपोर्ट्स। जो हमारी छोटी छोटी बिजनेस या फैक्ट्रियां थी वो सब लिबरलाइजेशन के कारण बंद हो गई, क्योंकि लिबरलाइजेशन में जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो या तो इंडिया में आ गई, इंडिया में उन्होंने माल बनाना शुरू कर दिया, या फिर हमने फॉरेन से माल को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो जब हम फॉरेन से गुड्स को इंपोर्ट करेंगे तो हमारे जो इंडिया में जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी वो ऑटोमेटिक अपने आप धीरे धीरे घाटे में गई और बंद हो गई। सेकेंड है, लिबरलाइजेशन हैज अल्टर्ड द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर in favor of the products and service demanded by well-to section of society। लिबरलाइजेशन में क्या बदला, इंडस्ट्रियों का जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया इन द फेवर ऑफ प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट के फेवर में गया लिबरलाइजेशन, एंड सर्विसेज डिमांड बाय द वेल टू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गुड्स की डिमांड बढ़ी और सर्विस की भी डिमांड बढ़ गई। नेक्स्ट है, अडॉप्शन ऑफ द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हैज रिड्यूस्ड employment opportunities in the country। adoption of capital intensive technology, तो हमारे देश में जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है उसको कम से कम किया गया, तो इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार वगैरह मिलना स्टार्ट हो गया। पब्लिक सेक्टर इज लॉसिंग मार्केट्स एंड देयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हैज डिक्लाइंड। धीरे धीरे सरकार ने जो पब्लिक सेक्टर थे उसको धीरे धीरे बंद किया, क्योंकि वो धीरे धीरे घाटे में जा रहे थे और सरकार ने उनको प्राइवेट में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का आज थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस तरह से आज की हमारी जो क्लास है वो ओवर हो गई।